हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी का है और यह हमारा 6 क्लास का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 6 क्लास का दूसरा चैप्टर, यानी कि इसका शीर्षक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, यानी कि जो हम शिकारी थे, कैसे खाद्य संग्राहक बने और कैसे भोजन उत्पादन करने लगे, इन सभी का इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसी से आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमारा विकास हुआ, इसका हम अध्ययन इसमें करने वाले हैं, इस पूरे पूरे अध्याय में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। आरंभिक मानव, ठीक है, आरंभिक मानव भाई क्या है, आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, इनके घूमने का क्या रीजन था। हमने पिछला जो हमारा लेसन था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे मनुष्य भाई विकास उसका होता है तो कहाँ से होता है, कहाँ से वो बसना शुरू होता है, किस नदी के किनारे बसना शुरू होता है। तो वो सारी वीडियो देखते चलेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमने ये जाना कि इतिहास किसे कहते हैं, कैसे हम एक कड़ी बुनते हुए एक नई सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, इस लेसन में देखते हैं कि भाई आखिर लोग इधर से उधर क्यों घूमते थे, लोग घुमंतु क्यों थे। ठीक है, आरंभिक मानव जो था वह इधर से उधर क्यों घूमता था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, हम किसे जानते हैं, तो भाई उनको जानते हैं जो 20 लाख साल पूर्व रहते थे, मतलब पहले रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। हम किस किस नाम से उनको जानते हैं, तो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे और उसको क्या करते थे, खाते थे। अब आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, ऐसा उनको करने के कई कारण थे भाई। करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि खाद्य यानी कि खाना उनको कैसे मिलेगा, और एक जगह से क्या होता था कि वहाँ का फल यानी कि जो भी फल फूल होते थे वो ख़त्म हो जाते थे, वहाँ रहने वाले जानवर ख़त्म हो जाते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, इधर से उधर जाना पड़ता था। फिर उस मौसम के अनुकूल वो नहीं रह पाते थे, यानी कि जब मान लीजिए बहुत ठंड हो जाती थी तो वो कहीं और चले जाते थे, और गर्मी होती थी तो कहीं और चले जाते थे। ये सारा जो रीजन है उनको इधर से उधर यानी कि घुमंतु होने का मेन रीजन माना जाता है। पूरा का पूरा आप इतिहास पढ़ेंगे, उसमें यही कुछ समझ में आएगा। अब क्या देखते हैं कि आकेठक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, वही बातें। अब क्या है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। एक तो रीजन ये हुआ कि भाई ये उस जगह के जानवर को खा जाते थे, ठीक है, और फल फूल जो थे उनको खा जाते थे। लेकिन ऐसा भी होता था कि जो जानवर वहाँ रहते थे उनका भी चारा खत्म हो गया तो वो कहीं और चले जाते थे, तो उनको फॉलो करते हुए ये लोग भी उधर जाते थे। ठीक है, तो यह उनका दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण यह हुआ कि यह पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। जो ये पेड़ पौधे हैं उनमें फल फूल क्या होते थे, अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ये भी कारण है। अब चौथा कारण क्या है, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है। ठीक है, जीवित रहना उनका संभव नहीं है, और पानी झील झरनों तथा नदियों में ही मिलते हैं। पानी कहाँ मिलता है भाई, तो नदी झरना झील में ही मिलेगा। यद्यपि कई नदियाँ और जो झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ये क्या झील होते हैं, वो सूख जाते हैं। ठीक है, तब इसके लिए भी उनको क्या करना पड़ता था, इधर उधर घूमना पड़ता था। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, जो पहले के मानव थे भाई उनकी जानकारी हमें कैसे मिल पाती है, अब हम यह देखते हैं। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पिछले लेसन में पढ़ लिया है कि पुरातत्वविद उनको कहते हैं जो अभिलेखों, मंदिरों और जो पांडुलिपियाँ होती हैं हमारी, उनका जो अध्ययन करते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। अब क्या देखते हैं कि पुरातत्वविद कुछ ऐसी
वस्तुएं मिली हैं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, जो भी आप हड्डी वगैरह के औजार पहले वो लोग बनाते थे, उनको जो पुरातत्वविद हैं वो ढूंढे हैं और आज उनके जो औजार हैं वो मिले हैं और हैं आज भी। ठीक है, आज भी वो सुरक्षित हैं और बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ठीक है, यानी कि बाएं में जो आप पत्थर के ये औजार हैं, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इस तरह के जो थे क्या करते थे, वो इनको इनकी जड़ों को खोदने के लिए करते थे, उनको उखाड़ने के लिए करते थे। अब जो दाएं है, यानी कि ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए करते थे। यानी कि थोड़ा जो नुकीला है उसको क्या करते थे, उसको सिलने के लिए करते थे। जानवरों की जो खाल थे उनको वस्त्र बनाने के लिए और उनको सिलने के लिए किया जाता था। अब रहने के लिए जो जगह था वो निर्धारित करना, रहने का भाई इनका जगह कैसे निर्धारित करते थे उसको हम देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटा खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। नीचे आपको एक जो मैप दिखाया जाएगा, उसमें क्या है कि लाल जो त्रिकोण है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं। आप देख सकते हैं कि लाल त्रिकोण भीमबेटका, यहाँ भीमबेटका ये जो क्षेत्र है, यानी कि जो आप नर्मदा का क्षेत्र देख रहे हैं, विंध्य का उधर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, रहने के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ के रहने के प्रमाण लोगों को मिले हैं। ये कुरनूल की गुफाएं और हुंस की, ये सभी क्या हैं, यहाँ रहने के पुरातत्वों ने इनके रहने का यहाँ प्रमाण ढूंढा है। तो इस तरह से क्या है कि नवपाषाण कालीन जो युग हैं उनको क्या किया गया है, इस तरह से दर्शाया गया है, यानी कि ये सभी जो हैं वो नवपाषाण युगीन हैं। और आरंभिक गांव, मध्य पाषाणिक पुरास्थल, ये सभी आप इस पूरे मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी क्या है, जो भी दिखाए गए हैं आपको, वो हैं नवपाषाणिक पुरास्थल के गांव। ठीक है, जो स्क्वायर में ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर जो भीमबेटका आप देख रहे हैं, ये क्या है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, जो भीमबेटका का क्षेत्र है, यानी कि वह आधुनिक मध्य प्रदेश का, इस तरीके से आप देख सकते हैं भीमबेटका जो यहाँ है, यह आधुनिक मध्य प्रदेश का जो नर्मदा से लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों के रहने के लिए जो यूज करते थे कंदरा, गुफा, वह क्यों करते थे भाई, मौसम से बचने के लिए करते थे, वह मिला है। और वहाँ ऐसे पता लगाया जा सकता है कि इस तरीके से इसका वहाँ रहने का क्या रीजन था इनका। अब क्या देखते हैं हम कि शैल चित्रकला, जो पत्थरों पे चित्रकारी होती थी, वह चित्रकला है। इनमें हमें क्या पता चलता है, क्या इनसे आपको क्या पता चलता है, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। ठीक है भाई, कहीं पे भी कोई इंसान रहता है तो वहाँ कोई ना कोई अपना कार्य करता ही रहता है। तो वो लोग उस ज़माने में इस तरह से क्या किए थे, उस समय में, जो कि बहुत पुराना समय था, उस समय क्या किए, अपने दीवार पे जहाँ रहते थे वो एक चित्र बना दिए। अब इस चित्र का क्या मतलब बनता है, इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जंगली जानवर, इनका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। अब इस प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे ये पत्थरों से नक्काशी भी कर लेते थे और उनमें भी तरह तरह की आकृतियाँ बना देते थे। ठीक है, तो जो जहाँ रहता था वहाँ पे कुछ ना कुछ वो करते। अब पूरा स्थल क्या है भाई, पूरा स्थल के बारे में जानते हैं कि पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं, वे स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारत, यानी कि जो उस टाइम भवन होते थे, उनके अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। इस तरह की वस्तु का निर्माण भाई काम के लिए ही होगा, कोई भी ऐसे भवन तो नहीं बनाएगा, कोई ऐसे औजार तो नहीं बनाएगा। अब और बाद में वे उन्हीं जगह पर छोड़ गए।
उसे क्या किया उन्होंने कि वे उनको उन्हीं जगहों पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमें एनसीईआरटी लेता चला जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इतिहास में डूबते चले जाएंगे और बहते चले जाएंगे। तो इसके बारे में हम जैसे अगले ही अध्याय में पढ़ेंगे। अब आग की खोज भाई कब हुई थी, आग की खोज कब हुई थी, तो देखते हैं कि आग की खोज के बारे में ये मानचित्र जो 2 हमारा ऊपर दिखाया गया है, यानी कि जो नहीं पृष्ठ संख्या 13 पर दिखाया गया है, वो कर्नूल का गुफा ढूंढो, पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कुरनूल का गुफा आपको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ क्या हुए हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। भाई राख मिलेगा यानी कि राख होगा कैसे, जब वहाँ आग लगी है तो ही राख के अवशेष क्या होंगे, बचेंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए या उनसे दूरी बनाए रखने के लिए। इस प्रकार से आग जलाने का, आग लगाने का आपका रीजन पता चलता है कि वो मांस भूनने के लिए किए होंगे और नहीं तो प्रकाश करने के लिए किए होंगे, नहीं तो खतरनाक जो जानवर हैं उनसे बचने के लिए किए होंगे। अब नाम और तिथियां, ठीक है, नाम और तिथियों को देखते हैं। पुरातत्वविदों ने अनेक बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो हैं वो अनेक बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो पहले के काल हैं उनको पूरा पाषाण काल कहते हैं। और यह शब्द दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ठीक है, किससे बना भाई, पूरा और पाषाण, पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। किसको बताता है, इनके महत्व को, पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब पूरा पाषाण काल 20 लाख, आप यह समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है वह कब शुरू हुआ और कब तक का माना जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है, यानी कि वह 20 लाख से शुरू हुआ और 12,000 तक चला, 12,000 साल तक चला। अब क्या है कि इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस काल को किसमें किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, इसको जो पूरा पाषाण युग है हमारा, पूरा पाषाण काल है हमारा, वो कब से कब चला, तो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। अब इस काल को भी हम बांटते हैं 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। यह जो 99% पूरा यानी कि यह जो काल है हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से क्या होगा, सारा कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, सारा कुछ हमें जानने को मिलेगा। पूरा यानी कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसी से क्या हुआ है, 99% पूरा मानव जाति की कहानी कैसे घटित हुई, कैसे वो लोग खाते थे, क्या पीते थे, ये सभी हमें जानने को मिलता है। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इस पूरा का पूरा बॉक्स को देखेंगे, इस पूरे बॉक्स को आप देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है, यह क्या है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी कि पर्यावरण जो हमारा नेचर है उसमें बदलाव मिलता है, उसको क्या कहते हैं, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग क्या है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का। ठीक है, 12,000 साल पहले से कितना है, 10,000 साल पहले यह माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें इसलिए क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। माइक्रो मीन्स छोटा, लिथ मीन्स आप इसको अमूमन पत्थर के तौर पर, पाषाण के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोलिथ इनको कहा जाता था। जो कब के औजार, यानी कि जो मध्य पाषाण युग के औजार हैं उनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। अब प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसी औजार मिलते हैं। किसके जैसे मिलते हैं, आरी जैसे औजार मिलते हैं, जिसमें मतलब लकड़ी और हड्डियों का क्या होता था,
एक मुट्ठा यानी कि पकड़ने के लिए उसको लगाया रहता था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते रहे। ये तो मध्य पाषाण के औजार हैं, उसके इसी युग में आपको पूरा पाषाण युग के भी औजार बनाए जाते रहे। ठीक है, अब अगले युग की शुरुआत, जो अगला युग है उसकी शुरुआत कब होती है, तो यह शुरू होती है 10,000 साल पहले से। इसे हम क्या कहते हैं, नव पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, नव पाषाण युग कहते हैं, यानी कि नियोलिथिक एज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नियोलिथ बोलेंगे, नव पाषाण युग बोलेंगे। यह कब से शुरू होता है, तो 10,000 साल पहले शुरू होता है। अब हम क्या देखते हैं कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ये मतलब करके पता करने वाली बात है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बदलती जलवायु, जो जलवायु बदलती है उसके बारे में, कैसे बदली, कैसे लोग कहाँ से कहाँ गए, इसको देखते हैं। क्या है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, हर युग में क्या होता है कि एक बड़ा बदलाव आता है। जैसे अभी का हमारा जो समय चल रहा है वह किसका चल रहा है, एक बहुत बड़ी महामारी का युग चल रहा है, जो कि कोविड-19 का। तो यह क्या होता है कि इसी प्रकार से जलवायु में भी उस टाइम परिवर्तन होता था। उस टाइम भी क्या होता था कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई बीमारी बढ़ जाती थी और महामारी हो जाती थी। तो ऐसे ही क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता था। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ कि भाई गर्मी बढ़ने लगी, बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की भी संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। इसमें क्या हुआ कि इन जानवरों की संख्या भी बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। क्या हुआ भाई कि जब जो लोग जानवरों की संख्या बढ़ेगी और जहाँ बढ़ेगी वहीं ये लोग भी जाएंगे जो इनका शिकार करते थे, और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। क्या किया उन्होंने, इनके खान पान और इनका जो प्रजनन कैसे ये करते हैं, कैसे ये अपने नए बच्चे को जन्म देते हैं, दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं, इनका वो क्या करने लगे, जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। यह जो जलवायु परिवर्तन और यह जो 1200 साल पहले का, यानी कि 12,000 साल पहले का, 12,000 साल पहले की जो बात हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि लोग क्या करने लगे थे, उनको पालने लगे होंगे और इसको इस रूप में अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि नदी के किनारे लोग जाने लगे। अब क्या हुआ कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब ये तो बात है कि भाई उस टाइम लोग उस जानवर के जनन के बारे में सोचते थे कि कैसे करते थे। अब क्या हुआ कि लोग पालने लगे, अब उनके ज़रूरत के अनुसार वो उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया। अब फिर क्या होता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। क्या हुआ कि प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। अब शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ये क्या हुआ कि भाई जो धान थे, गेहूं थे, ये क्या हुए, गेहूं, जौ और जो धान थे, ये प्राकृतिक रूप में आप देखे होंगे कि ऐसे ही हमें पता नहीं चलता कि ये क्या है, ठीक है, और वो उग जाता है। वैसे ही उस समय क्या हुआ कि गेहूं, धान और जौ है वह प्राकृतिक रूप में उग गया। अब जो लोग उस समय थे, यानी कि पुरुष, महिला और बच्चे जो थे उस समय के, वो उस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए। अब क्या देखते हैं हम कि साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। एक प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस प्रकार से क्या होता है, वो धीरे धीरे कृषक बन गए। पहले तो भाई वो उनको ऐसे ही धान, गेहूं और जौ मिल गया, ठीक है, फिर उसको लोगों ने इकट्ठा किया। उन्होंने ये देखा होगा कि कब ये उगता है, कब ये पककर तैयार होता है, तो वो क्या किए होंगे, उनके बीजों को ऐसे ही उन्होंने छींट दिया होगा, छोड़ दिया होगा खुले में। उससे उनको बीज निकलता हुआ दिखाई दिया होगा, पौधा बनते हुए दिखाई दिया होगा, फिर उसमें उसका अनाज लगता हुआ दिखाई दिया होगा। इस प्रकार से एक क्रमिक उनमें परिवर्तन आता है और वह कृषक बन गए होंगे।
अब इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। लोगों ने क्या किया होगा, इसी प्रकार से वो ऐसे ही चारा रख देते होंगे, अब उनसे जानवर आकर्षित हो जाते होंगे, आते होंगे, वहाँ खाते होंगे, फिर उनको हार्म नहीं पहुंचाते होंगे। इस तरह से वो क्या करने लगे, इसको पालतू भी बनाने लगे। अब सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते, ठीक है, वह क्या थे, कुत्ते थे। कुत्ते का जंगली पूर्वज यानी कि कुत्ता ही होगा भाई, कुत्ते का जंगली पूर्वज था तो वह कुत्ता ही था। अब धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। क्या करने लगे, ये पहले कुत्ते को पाले, कुत्ते को उन्होंने, जंगली कुत्ता जो था उसको पाला, फिर धीरे धीरे क्या किया कि भेड़ बकरी, गाय और जो सुअर हैं, ऐसे जानवरों को इन्होंने वहाँ बुलाना शुरू किया, यानी कि उत्साहित करने लगे कि आइए आप, हम आपको संरक्षण प्रदान करेंगे, खाना देंगे, ठीक है। अब ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो ये जानवर थे इनका क्या करते थे, जो दूसरे जानवर थे, हानिकारक जो जानवर थे, उनसे ये रक्षा करते थे। इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे, ठीक है। यह सारा प्रक्रिया शुरू होता है। अब हम यह देखते हैं कि बसने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि बसने की प्रक्रिया, लोग कैसे गांव घर अपना बसाने लगे, अपने झोपड़े लगा के रहने लगे, और जो कंदरा हैं उनमें कैसे वो रहने लगे, पहले ये देखते हैं कि लोग कैसे भाई अपने जीवन को बदल लिए। अब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। अब अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, ठीक है। इनका भाई, जंगली जो पौधे होते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं उनको तो आप पालतू नहीं बनाएंगे, और जो जंगली पौधे होते हैं उनसे तो आप खेती नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि ये भिन्न होते थे उनसे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं, ठीक। क्या करते थे कि भाई जब आप खेती करेंगे तो अपने द्वारा चयनित पौधों का ही खेती करेंगे, और जो आप जानवर पालेंगे तो अपने द्वारा चयनित जानवर को ही पालेंगे। उदाहरण क्या है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ठीक है। क्या करेंगे, उन्हीं को पालना शुरू करेंगे जिनमें क्या है, बीमार होने की संभावना कम हो। अब यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें, ठीक है। ये सभी क्या है, इनके चुनने की मतलब प्रक्रिया है कि वो किन को चुनेंगे, ठीक है। मजबूत डंठल वाले जो होते हैं उनके अनाज को जिन पर अनाज टिक सके, अनाज को संभाल सके, वैसे मजबूत डंठल वाले अनाज को वो चुनते थे। अब ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके, क्या हो जाए, उनको फिर से भाई उगाया जा सके। अब उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, ठीक है। जो पालतू जानवर हैं उनके क्या हैं, दांत और सींग छोटे होते हैं जंगली जानवरों की तुलना में। जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर होते हैं उनके क्या होते हैं, सींग और दांत छोटे होते हैं। अब बसने की जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। यह क्या हुआ है, 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है, ठीक है। किसकी वजह से है, तो इस प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, यानी कि जो गेहूं और जौ हैं इनकी खेती सबसे पहले हुई। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, भेड़, बकरी आते हैं, ठीक है। पालतू जानवर कौन है, कुत्ते, भेड़, बकरी, और जो कृषि के लिए जो अनाज उगाया गया वह है गेहूं और जौ, ठीक है। अब एक नवीन जीवन शैली, भाई नवीन जीवन शैली को कैसे अपनाते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं उसको देखा जाता है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे
तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इसकी सुरक्षा करने जैसी बहुत से काम शामिल थे। इस प्रकार से क्या हुआ, वो भाई स्थिर रहने वाले लोग बन गए। ठीक है, पहले क्या थे, घुमंतु थे, अब एक जगह रहने लगे, क्योंकि फसल की देखभाल होती थी, कटाई होगी, उसकी उसकी बुआई होगी, कटाई होगी, निराई होगी, इस तरह से उसका भंडारण होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुए कि भाई फसल को कोई एक दो दिन में तो उगने वाली है नहीं। अब क्या थी कि इसको कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सप्ताह, फिर उसके बाद कुछ साल लगने वाले भी फसल है। तो वो क्या हुए, इस तरह से अपने एक जगह रुकने का व्यवस्था उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार है भाई, उनसे मांस प्राप्त कर सकते हैं, उनसे दूध प्राप्त कर सकते हैं, उस दूध से कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक चलते फिरते इनके खाद्य भंडार हैं। ठीक है, अब जानवर बच्चे देते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। अब दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है, भोजन के भंडारण का तरीका है, यह चलता फिरता खाद्य भंडार है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक हैं और पशुपालक हैं, इनको पता करने के लिए आपसे बताया जा रहा है। अब क्या है कि पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये जो पृष्ठ संख्या 13 को देखने के लिए कहा जा रहा है, वो हम लोग नीचे चल के देखेंगे। लेकिन पहले इन सभी जो आपके लिए ये डार्क बनाए गए हैं, शब्दों को घेरा हुआ है, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। ठीक है, क्या देखते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, यानी कि वर्तमान कश्मीर में जो थे वो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। क्या कहा जाता है, गर्तावास कहा जाता था, यानी कि गड्ढों के नीचे, गर्त यानी कि गड्ढा, और वास मतलब रहने के लिए। ठीक है, तो उसमें लोग रहते थे, उसके घर बनाते थे। अब इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं भाई। अब क्या है कि जो कश्मीर का बुर्ज होम है, वहाँ पे क्या था कि लोगों के रहने के भी साक्ष्य मिल गए, और फिर वहाँ क्या मिल गया, आग जलाने का भी साक्ष्य मिल गया कि लोग आग जलाते थे। अब हम क्या देखते हैं कि पूरा पाषाण युगीन जो उपकरणों से भिन्न है। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं, आग का आविष्कार वगैरह। तो ये सारा जो आप बुर्जहोम जगह है कश्मीर का, इन सभी जगहों पे आग जलाने का भी अवशेष मिला है। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जगह थे वो नवपाषाण युग के जगह हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये नवपाषाण कालीन उपकरण आप देख रहे हैं, जो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ये पत्थर के जो उपकरण हैं, ये कब के हैं, नवपाषाण युग के हैं, यानी कि नियोलिथिक एज के हैं। अब हम क्या देखते हैं कि नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग का जो स्थल है वह क्या है, उससे कई प्रकार के हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि इनसे आप जैसे आज भी बर्तनों पर छाप किया हुआ मिलता है, उस तरह से उस समय भी लोग क्या करते होंगे, उनका साजो सामान के लिए अलंकरण का इस्तेमाल करते होंगे। अब बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ठीक है, यानी कि लोग इस युग में क्या करने लगे थे, दाल भी उगाने लगे थे। चावल और गेहूं के साथ साथ, जौ के साथ साथ लोग दलहन भी उगाने लगे थे। अब इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। मतलब लोग अब काफ़ी डेवलप कर गए थे, कपास उगाने लगे कपड़े के लिए। अब सूक्ष्म निरीक्षण, एक छोटा निरीक्षण, मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु।
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल है। जो मेहरगढ़ है वह क्या है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में जो बोलन दर्रा है उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ को आप इस तरह से जान सकते हैं कि यह वह इलाका है जहाँ पर भाई स्त्री और पुरुषों ने मिलकर के क्या किया, गेहूं और जौ उगाया सबसे पहले, और क्या किया तो भेड़ों और बकरियों को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ तथा बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। यानी कि मेहरगढ़ को आप ध्यान देंगे, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर सबसे पहले लोगों ने क्या किया, आपका गेहूं और जौ उगाया और भेड़ बकरी आदि जानवरों को पालना सीखा। अब हम क्या देखते हैं कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर घर और आयताकार घर भी वहाँ से मिले हैं। अब प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 4 कमरों वाले घर को देख सकते हैं। तो अब क्या है कि प्रत्येक घर में 4 या उससे कुछ ज़्यादा कमरे वाले घर भी मिले हैं। अब जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहे होंगे। क्या होते होंगे उनमें, भाई लोग अनाज वगैरह अपना रखते होंगे, भंडारण करते होंगे। अब मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। ठीक है, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में हम क्या देखते हैं कि ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके साथ साथ बकरी को भी रखा गया है। ये सभी आप अवशेष देख रहे हैं, तो ये एक मृतक का है। इसके साथ साथ बकरियों को भी रखा गया है ताकि वो उनको खा सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। यह एक सूक्ष्म अवलोकन था। अन्यत्र मतलब कुछ अन्य चीज। अब फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, जो फ्रांस में गुफाएं हैं उनमें क्या चित्रकारी की गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ठीक है, आपको अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। कहाँ का है, फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। अब इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इस तरीके से क्या किया गया है, इन सभी जानवरों को चित्रित किया गया है। इसमें कौन कौन जानवर हैं, तो घोड़े हैं, गाय है, भैंस है, गेंडा है, रेनडियर है, बारहसिंगा है और सूअर है। ठीक है, हम अब क्या देखते हैं कि इन जानवरों को लौह अयस्क, ठीक है, इन जानवरों को लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ठीक है, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ये भाई शिकार करने के पहले अनुष्ठान करते होंगे, उसके लिए भी इनको बनाया गया होगा ऐसे चित्रों को। अब हम क्या देखते हैं कि एक नौपाषाणिक पूरा स्थल, एटलस में क्या ढूंढना है, तो तुर्की को ढूंढना है। ठीक है, एटलस में हमें तुर्की को ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल, ठीक है, युग तुर्की में है। चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें क्या होती थी, लाई जाती थी। दूर दराज की जगह से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। अब जैसे कि सीरिया से लाया गया क्या था, चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सभी क्या किए जाते थे, यहाँ लाए जाते थे। अब क्या हम देखते हैं कि ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय तक क्या हुआ था कि पहिए वाले किसी भी ऐसे गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है,
अब यह देख लेते हैं कि क्या है हमारा मध्य पाषाण युगीन जो स्थल है वह है 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, पूरा पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि आप पूरा पाषाण युग का हम लोग देख चुके हैं। मध्य पाषाण युग हमारा है, बसने की प्रक्रिया शुरू होती है कब, तो 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग हमारा शुरू होता है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की जो बस्ती है इसमें क्या होता है, आरंभ होता है बसना लोगों का, वह कब होता है, 8,000 साल पहले। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम यह जो चैप्टर है उसको पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो ऊपर आपका चित्र बनाया हुआ है उसमें कौन कौन सा ऐसा स्थल है जिसको आपके लिए जरूरी है अध्ययन करना। ठीक है, तो इस प्रकार वह पूरा कब कहाँ पे कैसे लोग बसना शुरू हुए थे, कैसे लोग वहाँ खाना पीना अपना ढूंढ लिए थे, इस तरीके से हम उसके बारे में पूरा वहाँ देख लेते हैं सबको, और देखते हैं कि क्या भीमबेटका और जो भी जगह हैं उनको। अब क्या देखते हैं, बंगाल की खाड़ी, और देखते हैं यहाँ पे आप पूरा इस जो त्रिकोण जगह को देख रहे हैं यह क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। यह है नव पाषाणिक स्थल जो, और यह आप देख रहे हैं यह महापाषाणिक पूरा स्थल है। आरंभिक गांव है और ये आधुनिक गांव है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी आपको जगह यहाँ दिख रहे हैं, आधुनिक गांव यानी कि आपको यहाँ मुंबई के पास दिख रहा है यह आधुनिक गांव, और आरंभिक गांव आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो यह इनाम गांव। ठीक है, इस तरीके से ये सभी क्या है, और महापाषाणिक पूरा स्थल आपको यहाँ पे ब्रह्मागिरी दिख रहा है। यहाँ करनूल की गुफा आपको दिख रही है जहाँ से वो सारे अवशेष मिले हैं, और आपको बताया गया है कि उस गुफा में लोग कैसे रहते थे, वहाँ कैसे जन सामान्य का वहाँ जीवन चलता था। और क्या हम देख रहे हैं, ये तो आपका जो त्रिकोण दिख रहा है ये हुंसगी, और आप करनूल को देख रहे हैं, ये क्या है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। फिर नव पाषाणिक पूरा स्थल है। नव पाषाणिक पूरा स्थल कौन है, ये सारे स्थल हैं। ठीक है, यानी कि जो ये देख रहे हैं हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये जो आपका ब्लू स्क्वायर है इसमें, और महापाषाणिक जो स्थल है ये ब्रह्मागिरी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्मागिरी। महापाषाणिक स्थल कौन सा है, तो ये ब्रह्मागिरी है। और नवपाषाणिक स्थल यानी कि ये आपका पय्यमपल्ली और ये हल्लूर, ये सभी क्या हैं, नवपाषाणिक हैं। और पूरा पाषाणिक आप देख सकते हैं जो करनूल है, हुंसगी है, ये सभी हैं नवपाषाणिक। पूरा पाषाणिक, माफ कीजिएगा, पूरा पाषाणिक है। जो भी आपको त्रिकोण दिख रहे हैं वो हैं पूरा पाषाणिक, जो ब्लू में स्क्वायर दिख रहे हैं वो हैं नव पाषाणिक, और जो डॉट ग्रीन दिख रहा है वो है महापाषाणिक। इस प्रकार से जो डॉट ग्रीन है, और फिर इस तरह से आप देख रहे हैं ये आरंभिक गांव है, और जो स्टार येलो कलर का दिख रहा है आपका आधुनिक गांव है। कोलकाता भी आधुनिक गांव ही है, देख सकते हैं आप कोलकाता को। और ये चिरांद वगैरह जो दिख रहे हैं, भीमबेटका, कोल्डिहमा, और ये आप मेहरगढ़ जिसके बारे में हमने पढ़ा, यह मेहरगढ़ है, जहाँ क्या हुआ आपको 100 और उसके साथ साथ कुछ और भी जानवर जो थे उनको ऐसा माना जाता था कि वहाँ के लोग क्या करते थे, उनका उपयोग करते होंगे, और लोगों का जीवन मरने के बाद भी चलता होगा, इसलिए उनको खाने के लिए और उनके साथ जो उनकी पसंदीदा चीज़ें थी उनको रखा जाता था उसमें। तो इस प्रकार से पूरा इतिहास जो है आपका शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया। भीमबेटका, कोल्डिहवा, ये सारे जो जगह हैं इनको पढ़ा और देखा एक तथ्य के रूप में कि कैसे करनूल की गुफा आपको मानचित्र 2 में यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद राख और अवशेष मिले हैं वहाँ से। इस तरह से हमने सारा कुछ पढ़ा है, और बसने की जो प्रक्रिया है और मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा है। तो ये सारा आप पढ़ चुके, और आप एक देखें कि कैसे हम घुमंतु जानवर से, घुमंतु इंसान से कैसे एक जगह रहने वाले बने, और उसके बाद क्या हुआ कि कैसे हमने जो जंगली जानवर होते थे पहले उनको पालतू बनाया। तो इस प्रकार से सब कुछ हमने देख करके और पढ़ा है इस लेसन के माध्यम से। तो ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। यह मेहरगढ़, आप इसको बहुत ध्यान से इसका नोट्स बना लेंगे। मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो भीमबेटका है और उधर सारे कुरनूल वगैरह हैं, इन सभी को आप एक ध्यान से रखेंगे, देखेंगे, नोट्स बना लेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।